देखिए, पिछले दिन के क्लास में आप पढ़े थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। किसी भी बिंदु पर, मतलब वो पॉइंट कहीं जनरल जगह पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि अक्षीय या निरक्षीय में है, कहीं भी है कोई बिंदु, तो कैसे निकालेंगे। तो एपी एक विद्युत द्विध्रुव था और इसके सेंटर O से r दूरी पे और थीटा कोण पे एक पॉइंट P था जहां हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। कैसे निकाले थे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, यानी इस डाइपोल का हम लोग कंपोनेंट ब्रेक किए थे, घटक निकाले थे। कैसे, तो इस OP के सापेक्ष एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति बनाते थे, यानी एक OP के दिशा में और एक OP के लंबवत दिशा में दो घटक निकाले थे, जिसका नाम P1 और P2 रखे थे। घटक निकालना आप जानते हैं, P1 हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और एंगल में कॉस लगा देते हैं, तो P cos थीटा, और इसका उसको उल्टा P sin थीटा। अब इन दोनों के कारण अलग अलग हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे और उसका फिर परिणाम निकाले थे, जो इस बिंदु P पर का कुल विद्युत क्षेत्र का मान E देता है। यदि इस P1 के कारण देखें तो P1 के कारण ये बिंदु P अच्छी स्थिति में दिखेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उधर की तरफ होगा, जिसका नाम P1 रखते हैं। और इस P2 डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले P पे, तो बिंदु P निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में है तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इसके द्विध्रुव के आघूर्ण के डायरेक्शन के उल्टा होता है, यानी एंटी पैरेलल। तो चूंकि P का डायरेक्शन इधर है तो E का डायरेक्शन इधर होगा। अब चूंकि ये अक्षीय और एक निरक्षीय स्थिति की तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो दोनों का परिणाम कैसे निकालते हैं, तो E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, और थीटा का जगह 90 डिग्री रख देंगे तो दोनों दूसरे के लंबवत है। और ऐसा करके हमने इसका फाइनल वैल्यू निकाला था, तो इतना एक एक्सप्रेशन आया था कि E का मान 1/4πε0 P/r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया था। ठीक है, और इसका फिर डायरेक्शन के लिए कि विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर है, तो मान लीजिए कि अक्षीय स्थिति के साथ अल्फा कोण पे है, तो इस अल्फा कोण का यदि मान निकाल ले तो हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्शन किधर है। तो अल्फा कोण का मान निकालने के लिए ऐसे एक त्रिभुज बनाए थे, समकोण त्रिभुज, और चूंकि ये मान जो है इसके इक्वल होगा, यानी कि ये E2 है तो ये E1 है, और इसमें tan लगा देते हैं तो E2/I1 होगा। तो tan अल्फा इक्वल टू E2/I1 करके हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं, tan इनवर्स tan थीटा/2। ये सब कल आप लिख चुके थे, पिछले वीडियो में सब देख सकते हैं करके। तो ये दे दिया विद्युत क्षेत्र का परिमाण और ये दे दिया विद्युत क्षेत्र का दिशा। ठीक है, इसके आगे आज हमको करना था। तो इसके आगे का पॉइंट ये है, यदि हम इसी में इस स्थिति को डिस्कस करें, यदि वो बिंदु P अच्छी स्थिति में हो जाए या निरक्षीय स्थिति में हो जाए तो फॉर्मूला कैसा होगा। तो पहला हम डिस्कस किए हैं कि यदि बिंदु P अच्छी स्थिति में हो तो अच्छी स्थिति में जब आएगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री हम सिर्फ इस फार्मूला में रख दिए थीटा के जगह पे। तो जैसे 3 cos स्क्वायर थीटा के जगह 0 डिग्री रखिएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 3 और 1 4 हो गया, और 4 का रूट निकलेगा तो 2, यानी E का वैल्यू आ गया 1/4πε0 2P/r³। और जब अच्छी स्थिति पढ़े होंगे तो इतना ही विद्युत क्षेत्र का मान आया था, याद है नहीं याद है। चलिए, तो अब दूसरा हम केस का डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पॉज कीजिए और चलिए। तो दूसरा स्थिति है कि जब बिंदु P निरक्षीय स्थिति हो, यानी इसी बिंदु P को इस डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में दिलाया जाए, तो ये जो थीटा का मान है 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री हम उस फार्मूले में यदि रखें जो अभी E का एक्सप्रेशन निकाले हैं, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, यानी सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, यानी कि E बराबर हो गया 1/4πε0 P/r³। और यही एक्सप्रेशन हम निरक्षीय स्थिति में भी निकाले थे, सेम है। तो इसका मतलब कि यदि इस फार्मूले को केवल याद रखा जाए जो अभी वाला आया है, इस किसी भी बिंदु पे, चाहे विद्युत क्षेत्र का हो चाहे विद्युत विभव का हो, तो अक्षीय निरक्षीय याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब कुछ यहाँ पे नोटेबल पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट निकला, इसका ऑब्जेक्टिव पकड़ाता है और नोट करके उसको नोट भी कर लेगा। सबसे पहला पॉइंट ये जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अभी विद्युत क्षेत्र निकला, यदि उन दोनों का अनुपात निकालना हो कि E अक्षीय बटा E निरक्षीय, मतलब हो गया कि निरक्षीय स्थिति में E
और अक्षीय स्थिति में E का अनुपात यदि निकालना हो तो कितना आएगा? तो E अक्षीय स्थिति में कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। अभी लिखे होंगे यहाँ 1 में, और वो कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, और ये r3 से r3 कैंसिल हो गया, और p से p कैंसिल हो गया, तो बचा 2/1, यानी कि ये टोटल बच गया 2/1। 2/1 का मतलब जो अनुपात इस अनुपात में होता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा दुगना होता है। ठीक है ना। दूसरा नोटेबल पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि चूंकि E का जो वैल्यू होता है ऐसे करके लिख देते हैं कि एकल ध्रुव के कारण E का जो फार्मूला होता था तो वो क्या होता था एकल ध्रुव के कारण? E बराबर फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। एकल ध्रुव का मतलब कहीं एक आवेश है, रखा हुआ बिंदु आवेश q, तो इसके कारण हम कुछ दूरी पे r दूरी पे यदि निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, तो इसका मान आता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो इसका मतलब ये देखें ये जो विद्युत क्षेत्र है इस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब E जो है व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग का, इसको बोलते हैं E दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। E is inversely proportional to r²। ठीक है, फार्मूला से क्लियर है। और द्विध्रुव के कारण, ये तो हुआ एकल ध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव के कारण देखते हैं, डाइपोल के कारण निकाले हैं, तो डाइपोल के कारण कितना आया है E का वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3 या 2p/r3 ऐसा आया है। दोनों में देखें तो दोनों में r3 है नीचे। इसका मतलब ये है कि जब द्विध्रुव होगा तो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जब एकल ध्रुव होगा तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि E जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r3 का। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। और एक दो पॉइंट और देखिए, एक दो पॉइंट ये है, यदि इसी चीज को हम विभव में देखें, तीसरा नंबर पॉइंट, एकल ध्रुव के कारण, ऐसे एकल ध्रुव के कारण जो विभव का मान होता था V का कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यही था एकल ध्रुव के कारण जब कोई बिंदु आवेश है उससे कुछ दूरी पे आपको विभव चाहिए तो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी का। लेकिन यही चीज द्विध्रुव के कारण देखें, द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण अभी हम लोग फार्मूला सब निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। तो इसमें हम देखें तो V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग का, यानी 1/r² का, है ना। फार्मूला से क्लियर। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि एकल ध्रुव के कारण विभव का मान होता है, ऑप्शन में लिखा रहेगा दूरी के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देख लेंगे आपको कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, और द्विध्रुव के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चारों ऑप्शन से चुन लेना है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र के कारण पूछ सकता है कि एकल ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे देख लीजिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती भी लिख सकता है, समानुपाती का मतलब बटा में नहीं रहेगा, E समानुपाती r² ऐसे होता है, और उल्टा है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा उसका स्क्वायर टाइम्स E का मान घटेगा, यानी जैसे जैसे आप दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र का जो रहता है वो घटते चला जाएगा। ठीक है।